द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर फ़ारूक आदिल साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। फ़ारूक आदिल साहब मारूफ जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस में कालम लिखते हैं, उसके अलावा BBC के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ममनून हुसैन के एडवाइज़र रह चुके हैं। फ़ारूक साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हमें इन हालात को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। तो ट्रेड जो है उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, और ट्रांजिट फैसिलिटीज़ अगर हम दें इंडिया को अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक, तो उससे भी हमें अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, ये जो मईशत की आपने बात कही ना, तो ये जो मईशत है, ये इतना मैं ममनून साहब का मुशीर ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मईशत मेरे दायरा इख्तियार से उससे बाहर थी, और मुझे मईशत की कुछ ज़्यादा खबर सवाए इसके नहीं है कि घर की मईशत कैसी चल रही है और किचन में हमें कितने मसाइल पेश आ रहे हैं, या मकान का किराया अदा करने में क्या दुश्वारी है, या बच्चों की फ़ीस देते वक्त क्या मुश्किल पेश आती है। इसी से मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ अपने मुल्क की मईशत का। और जब आप जैसे दानिश्वरों से बात होती है तो पता चलता है कि ये चीज़ें सिर्फ दाखिली इनके पहलू नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से जुड़ी हुई हैं। और जब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का ज़िक्र आता है तो फिर लाज़मन भारत का भी ज़िक्र आता है। और जब भारत और पाकिस्तान की मईशत और उसके दरमियान तिजारत की बात होती है तो फिर उस राहदारी का भी ज़िक्र आता है, जिसका आप अभी ज़िक्र कर रहे हैं कि उसे अफ़गानिस्तान तक और अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया तक रसाई दी जाए। और जिस ज़माने में हमारी मोटरवे बन रही थी, उस ज़माने में बाज़ लोगों ने लिखा, हमारे और आप दोनों के दोस्त हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी लिखा कि जो नवाज़ शरीफ है, ये असल में इसका कोई मकसद पाकिस्तान की मईशत और फलां से नहीं है, ये मोटरवे इसलिए बना रहा है और इसका लाहौर से इसको पेशावर तक इसलिए उन्होंने रखा है ताकि अफ़गानिस्तान तक भारत को रसाई दी जा सके। तो इस एतबार से जो आपने ये मसला उठाया, तो ये मसला कोई ताज़ा मसला नहीं है, ये पुरानी तारीख़ रखता है और पेचीदा तारीख़ रखता है। लेकिन जब हम इस तरह के कोई सलूशन आसानी से निकालने की कोशिश करते हैं या आसानी से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ औक़ात महसूस होता है कि हम सादगी का शिकार हैं। चीज़ें अपनी मजमूई कैफ़ियत में देखी जाती हैं और कौमों के जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं उनके तनाजुर में देखी जाती हैं। पाकिस्तान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि हमें खित्ते के अंदर तिजारत को फ़रोग़ देनी चाहिए, भारत के साथ हमारी तिजारत होनी चाहिए और भारत को भी तिजारत के मौक़े मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के ज़रिए उसे मुयस्सर आ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इसमें कुछ रुकावटें मौजूद हैं, और जो रुकावटें हैं इन्हें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन रुकावटों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उसमें भारत के ताउन की भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत का बाज़ औक़ात मुआनिदाना रवैया हमें बहुत सारे ऐसे इक़दामात से रोक देता है जो हम कर सकते हैं। मसलन कौन से मुआनदाना या हॉस्टाइल एक्शंस की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, अब एक मामला ये है, आपसे अक्सर आप भी कहते होंगे कि हमेशा यही बात, एक ही रटी रटाई बात मुझसे कहता है कि जी जब आप इस तरह की कोई बात करें तो उससे पहले आप तैयार होकर बैठें, फिर ये भी अंदाज़ा हो कि आपने किस किस्म के सवालात दागने हैं, आप ये देखें और उसकी तैयारी हो, उसके नोट्स लिए जाएं। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ अर्सा पहले की बात है, जब अशरफ गनी वहाँ थे सदर, मैं 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में
भारत एक्टिव हो गया था कि वो पानी जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आता है वहां एक बंद बांध दिया जाए और वहां बंद बांध के पाकिस्तान को पानी से महरूम कर दिया जाए। आप भारत की तरफ से इस तरह के जो इकदामात हैं इनकी फहरिस्त बनाते चले जाइए, आपको ये चीजें जमा होती चली जाएंगी। कोई ताली, कोई फसाद, कोई झगड़ा एक हाथ से नहीं होता, दो हाथों से होता है। तो भारत की तरफ से भी ये मसाइल है। किसी इंडियन से अगर आप बात करें, वो कहते हैं जी कि हमें तो शुरू दिन से ही जो है गर्म हवाएं आना शुरू हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने कभी दोस्ती की कोशिश नहीं की हमारे साथ। मसलन सितंबर 47 ही में पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल कर ली, और अब ये कहा जाता है जी कि इंडिया ने जो कश्मीर की एक्सेशन कबूल की वो जो पार्टीशन का प्रिंसिपल था उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो वो कहते हैं जी कि आपने सबसे पहले उसकी खिलाफ वर्जी की। अगर ये खिलाफ वर्जी थी तो आपने इब्तदा कर दी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी की, दुश्मनी की, जब आपने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की। कि जूनागढ़ की ना बॉर्डर लगता था आपके साथ, ना वहां की मेजॉरिटी आबादी की मुसलमान थी। और इसी पे साबिक एम्बेसडर जो हैं हमारे शाहिद अमीन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके पाकिस्तान ने अपना केस जो था कश्मीर पर वो इरोड कर लिया। और इंडिया में ऐसे लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान से वाकई अच्छे ताल्लुकात हों, उनको भी शकूक शुबहात पैदा हो गए कि पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है दोस्ती में, फ्रेंडशिप में, वो सिर्फ हमारे लिए मसाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं? इस आर्गुमेंट से पहले एक शिकवा मुझे आपसे करना है। जी। आपने देखे ना, आपने एक अहम किताब का नाम लिया शाहिद अमीन साहब की, तो अब आपके पास किताबें होती भी हैं, लेकिन मैंने जब कभी आपसे किताब मांगी आप तलाश करने के बावजूद आपको कभी मिली नहीं है। तो कभी कभी ये किताबें हमें दिखाएं ना, ताकि हम एजुकेट होके आपसे बात करने के काबिल हो सकें। ये किताब सर मेरे पास थी, लेकिन पता नहीं इधर उधर कहीं हो गई, और इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं है मेरी पर्सनल लाइब्रेरी। तो मैंने अभी करीब ही जो है लाइब्रेरी में से ली थी। आप भी मेरे नेबर हैं, तो आप भी उस लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहां पे वो किताब अवेलेबल है। तो सर बहरहाल बात यह है कि हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उन्होंने मुझे लगता है कि कोई सीरियसली एफर्ट नहीं की इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की। उनको शायद क्लैरिटी नहीं थी। मसलन कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने ये क्लैरिटी नहीं रखी कि भाई हम जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन को अपना अपने मुल्क का हिस्सा नहीं बना सकते, हमें कश्मीर पे ही फोकस करना चाहिए। और तीन चार लोगों ने ये बात लिखी है, सरदार शौकत हयात ने, फिरोज खान नून ने, चौधरी मोहम्मद अली ने, कि इंडिया की तरफ से ऑफर आई थी कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं और कश्मीर ले लें। तो उस पे जो है लियाकत अली खान का बड़ा मशहूर फिक्रा है वो, कि उन्होंने जो शौकत हयात को कहा कि शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। तो ये जो था लैक ऑफ क्लैरिटी थी कि शायद हमें जूनागढ़ भी मिल जाए और कश्मीर भी मिल जाए और हैदराबाद दक्कन भी मिल जाए। फिर हुआ क्या कि वो खुदा ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अच्छा देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और इस आपके सवाल के मेरे ख्याल में दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ना खुदाई मिला मिला ना विसाले सनम, और हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं थी। और दूसरा पहलू वो है जिससे चौधरी मोहम्मद अली ने पर्दा उठाया। अ, हम चौधरी मोहम्मद अली वाली बात बाद में करते हैं, लेकिन एक पहलू जो हमारी कमजोरी का है हम उसका पहले जिक्र कर लेते हैं। अ, ये मिसाल देनी बहुत गलत होगी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो, और जो मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3-4 साल में कारकर्दगी, जिस बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अपनी नाअहली से, क्या में पाकिस्तान के बाद हमारे लोग भी ऐसे ही थे, ये मिसाल देनी तो गलत होगी। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान जब बना तो हम इसकी तैयारी में अभी पूरे तौर पर नहीं थे।
इतनी बड़ी रियासत को संभालना बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था और वहाँ वहाँ तजर्बा भी मौजूद था, हमारे यहाँ तजर्बा भी नहीं था और रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मौजूद था। हमें रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना था और बहुत सारे पेचीदा मसाइल से निमटना भी था, रियासत को खड़ा भी करना था। और भारत के साथ जो तनाज़ात थे, मैं हॉस्टिलिटी के लफ्ज़ बहुत सोच समझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो तनाज़ात थे उनको हल भी करना था। और हमारे पास यानी तजर्बाकार लोगों की कमी थी, नंबर एक, और नंबर दो, हमारे रियासती निज़ाम में इतने लोग नहीं थे जिनको आप जिम्मेदारियां सौंप सकें बहुत सारी। जैसे आपके सामने है कि कायदे आज़म ने फौज से कहा कि आप हमला कर दें, फौज ने कहा नहीं करते, यानी आपकी चीज़ें इन ऑर्डर ही नहीं थी उस वक्त। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो और आप पर ऐसी जिम्मेदारियां आन पड़ें तो आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और हमारे यहाँ हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हमारे यहाँ बहुत गलतियां हुई। और बाकी जो बात है, जहाँ तक हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर की बात है, आप पढ़ें उनको, चौधरी मोहम्मद अली साहब को, तो वो साफ नज़र आता है कि उनका एक स्ट्रेटजी मौजूद थी और वो हैदराबाद दक्कन का एक्सेशन उस वक्त तक नहीं करना चाहते थे जब तक के कश्मीर पर कब्जा न कर लें। तो लिहाजा वो पूरे 4 दिन की दास्तान है चौधरी मोहम्मद अली ने, वो और ऐसी तफसील के साथ किसी और ने उसे कलमबंद नहीं किया, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमारे यहाँ ये गलती हुई वहाँ मनसूबाबंदी भी मौजूद थी और वहाँ जो गवर्नर जनरल था उसकी भारत के हुक्मरानों और सियासतदानों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद थी, जिसकी शवाहिद चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब में पेश करते हैं। अच्छा फारूक साहब, ये एक किताब है मेमोरीज ऑफ जिना जी, और ये के एच खुर्शीद साहब की याददाश्तें हैं जो खालिद हसन साहब ने कंपाइल की। इसमें चौधरी मोहम्मद अली के रेफरेंस से ही, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हमारे, उसके हवाले से लिखा है पेज 154 पे, Muhammad Ali's impression was that until December 1947, to be exact, 22nd December, India was in a mood to effect a settlement if Pakistan agreed to concede Hyderabad to India in return for Kashmir. He says he reported this to Mr. Jinnah, who did not somehow seem agreeable to it. On the question of princely states, he felt that Mr. Jinnah, being the clever tactician that he was playing for some higher stakes, but obviously he did not succeed. तो सर, आपको तो हमला करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, कोई तजर्बे की जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए थी कि भाई आपको एक ऑफर आई है। उस वक्त असल में हैदराबाद दक्कन के पास दौलत बहुत थी, तो शायद हमें यह था कि हमें दौलत भी चाहिए, हैदराबाद दक्कन भी चाहिए, जूनागढ़ भी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए। तो ये जो है ना, ओवरली एम्बिशियस हो गए हम और हमने कश्मीर पे अपना फोकस लूज कर दिया। मैं आपकी तरदीद नहीं करता, आप जो जिस तजिए पे जा रहे हैं मैं उसकी तरदीद नहीं करता। हमारे यहाँ गलतियाँ हुई, हमारे यहाँ अंदाजे की गलतियाँ हुई, तजिए की गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम बजाय कि एच खुर्शीद को कोट करें, हमें चौधरी मोहम्मद अली को डायरेक्ट कोट करना चाहिए। वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर वजाहत से चीज़ नज़र आएगी। तो वहाँ गड़बड़ भी है। देखिए, गलती अपनी जगह पर, हमने गलती की, फाइन, हमारे मुकाबिल जो मौजूद था वो बहुत मुखलिस था। जैसे नेहरू साहब की तकरीर आजकल गर्दिश कर रही है, आपने ही शेयर की है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत की बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर वो इतने मुखलिस थे और इतने अच्छे थे और वो समझते थे कि पाकिस्तान का नुकसान हमारा नुकसान है, तो फिर वो आगे बढ़कर ठीक कर देते। वो हमें, यानी उस वक्त तक तो आना जाना था, बातचीत होती थी, दोस्तियां थी, वो पुरानी नस्ल जिंदा थी जिन्होंने इकट्ठे तालीम हासिल की, जिन्होंने इकट्ठे सियासत की,
जिनके समाजी ताल्लुकात थे, वहां बात हो सकती थी। लेकिन आप तारीख देखें ना, तारीख देखें कि कांग्रेस का पूरा रवैया जो है वो नहीं है दोस्ताना। उनके यहाँ कोई और मिजाज पाया जाता था, और ये वही मिजाज है जिसे वो मैं उनसे, वो जो साबिक वजीर खारजा हैं, मैं उनका हमेशा नाम भूल जाता हूँ, जिन्होंने जिना लिखी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, यानी उनके दावे के मुताबिक। और ये खैर उनका कोई इंकिशाफ नहीं है, ये पुरानी बात है। हम लोग भी बचपन में अपनी निसाब की किताबों में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कायदे आज़म ने तो वो मंसूबा मान लिया था, कांग्रेस ने नहीं माना। तो कांग्रेस में हमेशा हॉस्टिलिटी रही, और शायद वो ये समझते थे कि ये जो है हमारे सामने टिक नहीं सकते, लिहाजा इनको जितना दबा सकते हो दबाओ। आप शायद खुशवंत सिंह उनकी बात कर रहे जी, मैं हैं, तो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, या जसवंत सिंह, तो वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, पिछली जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो सर बात ये है कि उस किताब में भी जो है ना, उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे बहुत क्रिटिसिज्म किया है कि ये जो थी बहुत ही गलत थ्योरी थी, और उनको इससे करना बहुत चाहिए, देखे ना, उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी और हमें एक ईमानदार एनालिस्ट के तौर पर, एक ईमानदार तारीख के तालिब इल्म के तौर पर, हमें उनके नुक्ता नज़र का एहतराम करना चाहिए। और अगर वो टू नेशन थ्योरी की मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर कौन और करेगा, उन्हीं को करनी चाहिए। सर, टू नेशन थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है, वो तो चौधरी खलीकुज्जमान ने भी की है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, और उससे पहले वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉप के लीडर्स में आते थे। तो सर बात ये है, जरा सा मैं बेसब्रा हो रहा हूँ चौधरी साहब जी के जी जिक्र पर। जी सर। मैं चौधरी साहब की सियासी और जमहूरी बसीरत पे ज्यादा एतमाद नहीं करता। सर वो आप ना करें, वो किसी का भी ना करें, लेकिन वो टॉप लीडर थे पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और हाँ, वो मुस्लिम लीग के अपॉर्चुनिस्ट थे ना वो, देखें वो अयूब खान की गोद में जाके बैठ गए। तो सर ये वो तो, ऐसे लोगों को छोड़ें आप। अगर इस तरह की बात करेंगे तो सर फिर पीछे कोई नहीं बचेगा। तो ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉप के लीडर थे, जी थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। जी थे। तो आप और एक लीडर से हाँ, डिसएग्री कर सकते हैं। देखो ना, सियासत में तबाही उन्हीं की लाई हुई है। पाकिस्तान में जो मसाइल पैदा हुए, इब्तदा में ही जो इब्तदा मसाइल पैदा हुए, और फिर उसके बाद आपका रियासती और सियासी स्ट्रक्चर कमजोर होता चला गया, उसमें उनका बड़ा हिस्सा है चौधरी साहब का। तो सर और किसी का हिस्सा नहीं है उसमें? क्या जिन्ना साहब का कोई हिस्सा नहीं, लियाकत अली ये खान का क्या कोई सवाल है हिस्सा ये? नहीं, मैं ख्वाजा आपके नाजिमुद्दीन का सर कोई हिस्सा नहीं? नहीं, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं करता। हमेशा आप ऐसे करते हैं, मैं इस पे प्रोटेस्ट भी आपसे करता हूँ, और ये इस सवाल करने का तरीका नहीं है। चले सर आपकी मर्जी, लेकिन ये बताइए कि नेहरू ने, ये 57 की तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारे दिल का टुकड़ा है और हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंडिया को चाहिए पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए, पाकिस्तान को चाहिए इंडिया को नुकसान ना पहुंचाए। तो सर फिर ये आगाज किसकी तरफ से हुआ, ये भी तो देखने की जरूरत है ना। हमें खुद अपना मुहासबा भी तो करना है कि नहीं? हमें हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन हमें गैर का वकील नहीं बनना चाहिए। सर ये मुझे बताइए कि अगर हम सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, खुद तनकीदी का मुजाहरा करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम गैर के वकील बन गए हैं? मैंने ये नहीं कहा। सर इस तरह तो ये फिर आप आपने कभी, कहा, ये मैंने नहीं कहा। सर मैं, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। सर नहीं, खुद मैंने एहतसाबी जब तक नहीं सर मैंने करेंगे। ये कहा ही नहीं। सर मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए, अपनी गलतियों का बेरहमी से तजिया करना चाहिए, और उसकी इस्लाह के लिए एक बेलचक पॉलिसी होनी चाहिए, और हमें अहद करना चाहिए कि हमें किसी के साथ आइंदा इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि हमें ये भी तय करना चाहिए कि अपनी पड़ोसी रियासतों के साथ हमें ठीक रहना चाहिए, हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसका सबसे बड़ा वकील हूँ, लेकिन पड़ोसी ममालिक ने जो जराइम किए, मैं उनको माफ नहीं कर सकता, सर कौन इल्ला कौन से ये कि जराइम, हमारे साथ कोई गुफ्तगू ना हो। सर कौन कौन से जराइम किए हैं पड़ोसी मुल्क ने? आप मशरकी पाकिस्तान भूल गए, आप कश्मीर भूल गए, आप हमारे असासे रोक लिए गए उन्हें भूल गए, आपने हर अहम मरहले पर हमारा रास्ता रोका, और आपका माइंडसेट ये था कि ये चंद दिन की कहानी है, बैठ जाएगी,
जितना इनका गला दबा सकते हो दबा लो। आज भी सूरत हाल ये है कि मैंने आपसे जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे यहाँ से जिंदा हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते कैदी जाते हैं, वहां से नामुकम्मल लोग आते हैं, वहां से लाशें आती हैं, वहां से बीमार और पागल आते हैं, यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है जेलों में आप वो जानते हैं। तो ये कोई छोटी सी बात, एक ये मामूली कहानी नहीं है, ये तवील दास्तान है। अच्छा सर, बात यह है कि जिस तरह से हमारा मीडिया दिखाता है, अगर वहां से कोई हंसता खेलता आ जाए तो वो नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है उसको वो जरूर दिखाएगा। सर आपके इल्म में होगा कि दिसंबर में दो कश्मीरी लड़कियां जो हैं वो इधर से रास्ता भूल के उधर चली गई थी और उनको वहां अच्छी तरह ट्रीट किया गया, उनको तोहफे तहाइफ दे के वापस भेजा गया। लेकिन वो, मैं दुनिया टीवी पे देख रहा था, उनके हाथ में वो तोहफे नजर आ रहे थे, लेकिन टीवी ने इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया, उनसे ये नहीं पूछा कि आपके साथ कैसा सलूक हुआ। अगर बुरा सलूक होता तो वो एक नेशनल इशू बन जाता, अगर अच्छा सलूक हुआ है तो वो इशू नहीं बनता, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। कश्मीर की तो सर हमने बात कर ली, अब 71 की अगर आप करना चाहते हैं नहीं, रुक जाए तो रुक जाए यहाँ रुक जी जाए। प्लीज। ये जो आपने लड़कियों की बात की इसको निपटा लिया जाए मेरे ख्याल जी में। प्लीज। तो भाई बात ये है कि मैं इस वाक्य से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा आदमी कह रहा है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन देखिए, हम दो कौमें बहुत सारी हॉस्टिलिटीज की असीर हैं। हम भारत के जब्र और उसकी ज्यादतियों के और उसके गैर इंसानी रवैयों के पुराने शिकार हैं। तो ये एक आध वाक़े से इस तरह की जो वो यानी यूँ कह लें कि जो आप अच्छा जेस्चर देते हैं वो धुल नहीं जाता, उस पर वक्त लगता है। तो अगर भारत ने ये तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक करना है तो दो चार और वाक़यात होने दें, आपकी ये गिला ख़त्म हो जाएगा और हमारे यहाँ उसका जिक्र होने लगेगा। तो सर जो इंडिया के कैदी यहाँ होते हैं उनके साथ आपके ख्याल में बहुत अच्छा सलूक होता बहुत है? अच्छा सलूक, वो जी हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए जाते हैं। सर, इसका मतलब है कि आप इंडियन मीडिया नहीं देखते या इंडियन वर्जन नहीं देखते, सिर्फ पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं या पाकिस्तानी वर्जन है उसको सिर्फ देखते हैं। और सर 71 की आपने जो बात की, मैं इंडियन 71 की मीडिया सर। मैं जी इंडियन मीडिया देखता रहता हूं और मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाड़ी अगर बॉलिंग की प्रैक्टिस के लिए मैदान में पत्थर रखें तो इंडियन मीडिया उसको काला जादू करार देता है। इंडियन मीडिया में हॉकनेस नहीं है, पागलपन है। तो पागलपन का कुछ जवाब तो फिर जाएगा ना, यहाँ भी तो इंसान बैठे हुए हैं, कोई जवाब में फरिश्ते तो नहीं है। तो आप ऐसी यानी इस तरह का ना करें तकाबुल। सर, ये जो है ना मीडिया की अगर आप बात करते हैं, वैसे हमें पहले थोड़ा सा ईस्ट पाकिस्तान की कर लेनी चाहिए। तो क्या हमारे मीडिया में कोई पागलपन नहीं है? क्या हमारे मीडिया में जो है मजीद नजामी साहब क्या कहते रहे, जैद हामिद साहब क्या कहते हैं, आमिर लियाकत क्या कहते हैं, और यह मकबूल जान क्या कहते हैं, हर वक्त वो गजवा हिंद की बात कर रहे होते हैं, वो इस्लाम को जोड़ते हैं कुफ्र उसके इंडिया दुश्मनी के साथ। वो कहते हैं कि इंडिया से दोस्ती तो कुरान की तालीमात के ही खिलाफ है। तो हमने तो मजहब के साथ जोड़ दिया अपनी मैं दुश्मनी मैं को। मैं कुछ गुजारिश करूं, जी मैं आपसे दरखास्त भी करता हूं, और आप क्योंकि बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को तो प्रोटेस्ट का हक हमेशा हासिल होता है। तो मैं प्रोटेस्ट भी करता हूं कि आप किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। जैद हामिद पाकिस्तान का नुमाइंदा है, या मकबूल जान साहब जो हैं ये पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान की जमहूर जो है, पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आबादी है, क्या उसके तर्जमान है? मेरा नहीं ख्याल। वो तो एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अकलियत की तर्जमानी करते हैं जिनका पाकिस्तानी अवाम की सोच से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सर जमात इस्लामी को आप कहाँ रखते हैं? जब वाजपेयी आए थे तो नवाए वक्त का और जमात इस्लामी का क्या रवैया था, और मियां नवाज शरीफ को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? उनका भी तो जुर्म यही है ना कि वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। शकील साहब, अगर आपको नहीं पता तो फिर तो इस मौजू पर आपसे बात नहीं हो सकती, और अगर आपको पता है तो आपका ये सवाल नहीं बनता। आप ये जानते हैं कि जमात इस्लामी और नवाए वक्त ने वाजपेयी की आमद पर यह सब क्यों किया था,
और उसके पीछे कौन था। अब अगर आप फौरी तौर पे कहें मुझे कि वो कौन था, जरा ये किस्सा खोलो, तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप असल हकायक तक नहीं पहुंचना चाहते, सिर्फ बहस को लटकाना चाहते हैं। तो बात, आप सारी कहानी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो बेहतर है कि आप आगे बढ़ें और जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम संजीदगी से कोई कोशिश करें, एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश ना करें। नहीं सर, मैं बिल्कुल नंगा करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर देखता है तो वो यही समझेगा ना कि मजीद निजामी साहब, जैद हामिद, आमिर लियाकत और जमात इस्लामी ये पाकिस्तानी पार्टियां हैं, और औरिया मकबूल जान हैं, हारून रशीद हैं, ये सब पाकिस्तानी लोग हैं। तो इनको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। अगर आप एक इंडिया के एक चैनल को लेके उसको इंडिया का, पूरे इंडिया का नुमाइंदा बना सकते हैं, तो ये तो 8-10 लोग हैं, और इसके अलावा भी बहुत हैं जो हॉकिश हैं, जो नहीं चाहते इंडिया के सर साथ बात ताल्लुकात। यह है कि जो हॉकिश इंडिया में मीडिया पे चंद लोग जिनको आप कह रहे हैं, अगर वो स्टेट की और उनका अंदाजे फिक्र एक जैसा ना हो तो फिर तो अलग बात है। लेकिन हमारी तरफ से तो हमेशा फाख्ता भी गई है और जैतून की शाख भी गई है, लेकिन ये लोग, आप जानते हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते, और आप ये भी जानते हैं, और आप पढ़ लें लोगों को, जो गैर मुल्की लोग हैं वो लिख देते हैं कि ये पाकिस्तान की जमहूर है और ये वो एक अकलियत है जिन्होंने पाकिस्तान में मसाइल पैदा किए हुए हैं, वो इसको जानते हैं, ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो सर क्या पाकिस्तान की जमहूर, खास तौर पे पंजाब में कोई एंटी इंडियन सेंटीमेंट मौजूद नहीं है और सब लोग दोस्ती चाहते हैं इंडिया से? एक सेकंड जी, इंडियन एंटी इंडियन सेंटीमेंट तो उसके पास भी है जो आपके सामने बैठा है। मैं एंटी इंडियन सेंटीमेंट रखता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप आए, बात करें, मामलात को ठीक करें, फेयर हो, ईमानदारी के साथ मामलात को आगे चलाएं, तो हम चलाने को तैयार हैं। पंजाब भी ऐसा है और पूरा पाकिस्तान ऐसा है, लेकिन अच्छा सर, मैं भारत के जुल्म की वजह से उसके खिलाफ हूं। मसलन कौन सा जुल्म सर? सर अब तक 15-20 मिनट से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, यानी अब आपको फिर दोबारा बताना पड़ेगा। सर मुझे ब्रीफली बता दीजिए ना। एक तो आपने ईस्ट पाकिस्तान की बात की, कश्मीर पे हम काफी बात कर चुके हैं कि आपको कश्मीर जो है प्लेट में रख के मिल रहा था, आपने नहीं लिया। ठीक है जी, यूएन की बात हर बंदा करता है, और यूएन के रेजोल्यूशंस पे पाकिस्तान ने उसकी पहली शर्त पूरी नहीं की। तो सर यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। आपने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की, उस प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी में, जिसको आज हर अखबार लिखता है, हर टीवी चैनल वाला कहता है कि इंडिया ने उस उसूल की खिलाफ वर्जी की। और सर ईस्ट पाकिस्तान की जहां तक ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि बेसिक वजह क्या थी ईस्ट पाकिस्तान का जो क्राइसिस हुआ? आपने वहां इलेक्शन करवाए और इख्तिदार देने के बजाय उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। और कत्लेआम का लफ्ज वो है जो डॉक्टर AQ खान ने इस्तेमाल किया है कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया। मुझे कत्लेआम के लफ्ज पे एतराज नहीं है, मुझे इस बात पे भी एतराज नहीं है। मुझे 30 मार्च 1971 में भारत की पार्लियामेंट की इस करारदाद पे एतराज है जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बांग्लादेश की भारत बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी की हिमायत करता है, उसकी मादी हिमायत भी करता है, अखलाकी हिमायत भी करता है, सियासी हिमायत भी करता है। और ये सिर्फ इंदिरा गांधी की पेश करदा करारदाद नहीं थी, जगजीवन राम जो उस वक्त अपोजिशन लीडर था उसकी तरफ से पेश हुई करारदाद, जिसे सरकारी पार्टी ने अडॉप्ट किया, और दोनों जो हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, इन दोनों ने उसको ओन किया, और उसके तहत फिर भारत पे मशरकी पाकिस्तान में मुदाखलत की, वहाँ मुक्ति बानी भेजी, वहाँ दहशतगर्दी कराई, वहाँ बिहारियों को कत्ल कराया, वहाँ मगरबी पाकिस्तान के लोगों को कत्ल कराया, पाकिस्तान के जो असासे हैं उनको तबाह किया। ये एक लंबी दास्तान है। हमारी गलती अपनी जगह पर, ये गलती हमको अंदर डिस्कस करनी है, ये हमारा दाखिली मामला था। भारत इसमें क्या कैसे कर सकता था कि वो करारदाद मंजूर करके चढ़ दौड़े? सर ये मुझे बताइए, जब ये 30 मार्च को ये रेजोल्यूशन आया, उससे पहले 23 मार्च भी आया था, उससे पहले 1 मार्च भी आया था, जब के असेंबली का इजलास जो है ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। तो सर ये देखिए, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे तो ये मुनाजराबाजी जारी रहेगी। उसकी बेसिक वजह, सर प्लीज सुन लीजिए, उसकी बेसिक वजह जो थी
बेसिक वजह यह थी कि आपने वहां इलेक्शन करवाए और उस इलेक्शन के रिजल्ट को आपने ऑनर नहीं किया, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया, और 1 करोड़ साहब लोग रुक जो जाए, थे बंगाली, यहाँ सर रुक जाए आप। सुन ले प्लीज, सुन ले, आपकी नहीं, मैं बात इस सुनूंगा बात को प्लीज, कंप्लीट कर लें, इस बात को कंप्लीट कर लें। हाँ प्लीज। तो हाँ, 1 करोड़ लोग जो है वो जाके उन्होंने इंडिया में पनाह ली थी, तो ये कोई बहुत छोटी तादाद नहीं होती। बात पूरी सुनो, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सर बात इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई थी। अगरचे अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन सारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। और पाकिस्तान के लीडरों का क्या हाल था? भुट्टो साहब कहते हैं अब आप तकरीर तो कर लें, शुक्र फिर है, मुझे तो बात करने का मौका दे नहीं रहे आप। सर मैं आपको दूंगा, मुझे भी सुन लेना हाँ, प्लीज। नहीं तो भुट्टो आप साहब ने, 10 भुट्टो मिनट साहब से वहां बात पे कर रहे थे, हैं, सर सुन बात ले तो कर, प्लीज, नहीं सुन बात लेना तो कर। प्लीज, मैं अनइंटरप्टेड सुनूंगा आपको। भुट्टो साहब ने क्या किया था? हमारे जो पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर थे उस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने जब मिलिट्री एक्शन हुआ तो वो वहां पे थे, और जब वो कराची आए तो उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। वो पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई उस दिन। वो कहते हैं पाकिस्तान बच गया। मुझे ये बताइए उस वक्त कितने बड़े बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी देखिए, जिंदा थे? आप अपने देखें, नुक्ता ब नुक्ता सवाल करें, नुक्ता ब नुक्ता जवाब दें। सर मैं चाह रहा हूं कि हम टाइम कम में ज्यादा नहीं, बात इससे कर इससे लें। इससे इससे टाइम बढ़ जाएगा और चीजें उनके जवाब में नहीं दे सकूंगा आपको। इस तरह मैं ये नोट्स लेके तो नहीं बैठा ना आपकी चले तरह। प्लीज बताइए। देखें, मैंने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की, पाकिस्तान में मुदाखलत की। दुनिया के किसी कानून के तहत ये जायज है तो मुझे आप बता दें। उसके जवाब में आपने दलील ये इख्तियार की कि हमने उनका मैंडेट नहीं माना। ये बात भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद से पहले मैं ये कह चुका था कि ये हमारा दाखिली मामला था। हमने जराइम किए, हमने गलत बात की, हमने वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के आई मशरकी पाकिस्तान से, उसको हक हुक्मरानी नहीं दिया। ये हमारा जुर्म था, लेकिन हमारी रियासत के अंदर का मामला था, हमारे घर का मामला था। इसमें भारत को दुनिया के किसी कानून, किसी रिवायत के तहत मुदाखलत का हक हासिल नहीं था। आप अगर भारत की इस करारदाद की हिमायत करेंगे तो जुर्म करेंगे, आप अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, भुट्टो साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया वो भी सुन लें। भुट्टो साहब ने ये बात कराची में कही थी, और आई थिंक ये 27 मार्च 1971 के अखबारात में शाये हुई कि, और मैं आपको वो अल्फाज बता देता हूं जो आपने नहीं कहे, जो भुट्टो साहब ने कहे। भुट्टो साहब जब वापस आए ढाका से, कराची में जब लैंड किया उन्होंने, तो पीपल्स पार्टी के एक बड़े हजूम ने उनका इस्तकबाल किया। तो उसके इस्तकबाल की खबर छपी, और उस पे जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात करूंगा। इस मौके पर उन्होंने एक जुमला कहा, अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान बच गया। अगर आप एक लाइटर मूड में, क्योंकि आप लाइटर मूड में बहुत कम आते हैं, तो लाइटर मूड में आप लेना चाहिए। मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जुमला उनसे दिया हो। अक्सर वो कहा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो मजाल है जो आपके मुंह पे कोई मुस्कुराहट आए। पता नहीं आप क्या चिरायता समझते हैं आप? चिरायता जानते हैं आप? नहीं। चिरायता एक बूटी है, हमारे यहाँ होती है, बहुत ही कड़वी होती है। जो आपकी तरह बहुत संजीदा होके बैठे और जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, उसके लिए कहा जाता है यार चिरायता पी के बैठा है तू। तो ऐसा लगता है चिरायता पी के बैठे हैं। मजाल है जो चेहरे पे नहीं सर, मुस्कुराहट। ऐसी ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, तो भुट्टो साहब ने उस मौके पर ये बात कही, और ये उससे एक दिन पहले, नहीं हाँ यस, उससे एक दिन पहले याहिया खान ने तकरीर की थी, और उस तकरीर में उसने मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन का अनाउंसमेंट कर दिया था। और ये अनाउंसमेंट क्या हुआ, हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि दो वजह से, दो वजूहात थी उसकी। एक वजह उसकी ये थी कि याहिया खान मुस्तकबिल के निज़ाम में सदर बनना चाहता था, है ना। और दूसरी वजह यह थी कि भुट्टो साहब अगरचे वो अकलियत में थे पार्लियामेंट में, इसके बावजूद चाहते थे कि वो इक़्तिदार में आ जाए। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। लेकिन तीसरी बात जिसका हम जिक्र नहीं करते वो ये था कि जब
याह्या खान और भुट्टो दोनों वहां गए तो मुजीब ने आइन का एक मुसवदा पेश किया जिसमें कन्फेडरेशन की तजवीज़ थी, और भुट्टो और मुजीब दोनों डर गए। वो कहता था कि आपने इक़्तिदार में जो हिस्सा लेना है, जो चीज़ लेनी है वो ठीक है कर लें, लेकिन कन्फेडरेशन होगी। तो भुट्टो और मुजीब इस बात से डर गए कि अगर उन्होंने ये तजावीज़ कबूल कर ली तो उसके नतीजे में इन दोनों का हल्का इंतखाब, यानी याह्या खान का हल्का इंतखाब उसकी फ़ौज और भुट्टो का हल्का इंतखाब ख़ास तौर पे पंजाब, उसको मुस्तरद कर देगा और इनके खिलाफ बगावत कर देगा। तो लिहाजा इन्होंने वो मुसवदा आइन जो पेश किया या जो आइनी तजावीज़ शेख मुजीबुर रहमान ने पेश की, उनको मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ दो बातें पैदा होती हैं। क्या मुजीब को उस मरहले पर यह करना चाहिए था? एक बहस ये है। दूसरी बहस ये है कि चलो मुजीब ने अपनी अक्सरियत के जोम में ये तजावीज़ पेश कर दी, तो उसके जवाब में याह्या खान और भुट्टो को क्या करना चाहिए था? मेरी जिन लोगों से, उस ज़माने के जिन लोगों से मुलाकातें हुई और जिनसे गुफ्तगू हुई और जो उन मामलात की डिटेल को समझते हैं, उनका कहना ये है कि उस वक्त मुल्क को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी, ये आखिरी ज़रिया था कि आप उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की तजावीज़ कबूल कर लेते। लेकिन ये दोनों रहनुमा अपने अपने हल्का इंतखाब के असीर बन गए और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा न करते हुए इन तजावीज़ को रद्द कर दिया। तो ये उसकी बुनियादी वजह थी। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, आपने जो भुट्टो और उसका जिक्र किया, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि भुट्टो और याह्या खान की तरफ से ये खराबी हुई, गलती हुई, इसके बावजूद भारतीय पार्लियामेंट को ये हक हासिल नहीं था कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत की करारदाद मंजूर करती। सर ये मेरे ख्याल बहुत लंबी हो जाएगी बात ईस्ट पाकिस्तान की। सर आपके इल्म में है कि एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का भी एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ में, तो आपके जब इतनी बड़ी वायलेशंस आप करेंगे और बगैर किसी जस्टिफिकेशन के करेंगे, जब 1 करोड़ लोग आपके दूसरे मुल्क में पनाह गुज़ीन हो जाएं और जब आपके ताल्लुकात भी उसके साथ हॉस्टाइल हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे? क्या याह्या खान में इतनी सेंस नहीं थी, उनके जो साथी थे उनमें नहीं थी? बड़े बड़े मुहिब्बे वतन उस वक्त जिंदा थे पाकिस्तान में, चौधरी मोहम्मद अली थे, मौलाना मौदूदी थे, ज़ैड सुलैरी थे, डॉक्टर असरार, मजीद निजामी, अहमद हसन दानी। किसी ने उनको अकल नहीं दी कि भाई मत करो ये काम, इंडिया फायदा उठाएगा इससे। अच्छा, इस पर तो बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपका एक शुक्रिया अदा कर लूं कि आपने पहली बार ये तो कहा कि इंडिया पाकिस्तान के लिए हॉस्टाइल था। चले, ये अब आप ये नोट कर लीजिएगा कि आपने कहा आइंदा ना कहिएगा कि इंडिया हॉस्टाइल नहीं होता। मैं ये कहता हूं ताल्लुकात आपके हॉस्टाइल थे, ये कोई सीक्रेट नहीं है। आपको जब पता है, ये तो आपकी बात मक्के और मदीने के पहली बार आपने ये कहा कि इंडिया हॉस्टाइल था, तो मेरे दिल को ठंड पड़ी। सर दोनों मुल्क एक दूसरे के हॉस्टाइल थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी बात पे कायम रहे। और दूसरी बात ये कि इस असूल पर कि ह्यूमैनिटेरियन जो है वो एक असूल है जिसके तहत आप मुदाखलत कर सकते हैं, तो फिर इस असूल के तहत हमें मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का हक मिलता है। करें सर, आप कर नहीं रहे, कितने अरसे से कर रहे हैं, नतीजा कोई नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली। ये क्या बात हुई? आप तो इस पे हमें मुजरिम बताते हैं कि जी हम कश्मीरियों का साथ देते हैं। सर मैं यही, और आपकी आलमी बिरादरी भी हमें मुजरिम गर्दानती है। सर आप किस लॉजिक के तहत कश्मीरियों को आप करते हैं, उनको मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं? व्हाट इज योर रीजन, लीगल केस क्या है आपका? हम तो करते ही नहीं है, मैंने तो आपको एक दलील के जवाब में दलील कह रहा हूं कि उसके तहत, उस दलील के तहत तो हमें भी हक हासिल हो गया। सर मुझे ये बताइए कि आपका लीगल केस है क्या कश्मीर पे, जिसकी बेसिस पे आप इंटरवेंशन करना चाहते हैं? क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान ने कभी इंटरवेंशन नहीं की कश्मीर में? ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, वो फेल क्यों हो गया? यार आप चौधरी साहब मेहरबानी फरमाए और जो बात मैंने कही है वहां तक रहें। जी प्लीज। मैंने ये अर्ज किया, आपने ये कहा कि भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद जस्टिफाइड थी, वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उसको हक हासिल था कि वो ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, उसमें मुदाखलत करे। ये बातें आप नोट कर लें कि आप क्या कह रहे हैं कि भारत को ये कानूनी हक हासिल था
कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत करे। कश्मीर में तो हमारे बहन भाई रहते हैं, हमारा खून बसता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा हमें ये राइट देता है, और वहां आप हमें मुदाखलत का हक दे दें। फिर मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, हिस्ट्री की बात ना करें आप, हमारा हक असूल, हमारा ये असूली हक तस्लीम करें कि आज से हमें मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का हक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया को मशरकी पाकिस्तान में मुदाखलत का हक हासिल था। सर आपने कहा कि कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, तो बंगाली आपके बहन भाई नहीं थे? वो तो आपके ज्यादा करीबी थे, बाकायदा हिस्सा थे मुल्क का। सर आप हमेशा गलत सवाल उठाते हैं। सर उनका कत्लेआम आपने किया, और कश्मीरियों की मोहब्बत जो है वो बहुत जागती है। आप चौधरी साहब, आप हमेशा गलत सवाल उठाते हैं और दलील का गलत जवाब देते हैं। सर मैं मुझे ये सॉरी, बताइए ना मैं सर, इतनी प्लीज। सख्त बात कह रहा हूं लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं। सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान का केस है क्या कश्मीर पे? अच्छा, आपसे मैं जवाबी सवाल करता हूं कि पाकिस्तान का क्या कश्मीर पे क्या केस नहीं है? पाकिस्तान का कश्मीर पे यह केस नहीं है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की, और जब इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो पाकिस्तान ने कहा कि पार्टीशन का जो प्रिंसिपल है उसके तहत जो महाराजा है उसको हक हासिल है, वो जिस चाहे जिसके साथ चाहे इल्हाक कर ले। ये है उसके लिहाज भारतीय, से तो आपको चौधरी सर साहब ये है जूनागढ़ का इंडिया, केस। चौधरी साहब ये है इंडिया का नैरेटिव। मैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की बात करता हूं, हमारा ये केस है सर मेरी जो बात अक़वाम मुत्तहिदा की मेरी करारदाद बात कहती सर है। कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी बात प्लीज कंप्लीट हो जाने ना, फिर बात आप कीजिएगा। आई विल नॉट इंटरप्ट यू। सर जूनागढ़ की आपने जब एक्सेशन कबूल की तो आपने किस प्रिंसिपल के तहत की? यही था ना आपका आर्ग्यूमेंट कि राजा को, महाराजा को, रूलर को ये हक है कि वो जिसके साथ चाहे एक्सेशन कर ले। और पाकिस्तान आपको पता है यूएन में जूनागढ़ का केस लेके गया था, कश्मीर का केस नहीं लेके गया था। इंडिया लेके गया था जी। और पंडित नेहरू पे आजकल बहुत क्रिटिसिज्म होता है इंडिया में कि आप यूएन में क्यों कश्मीर का केस लेके गए। उस वक्त भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि जब वहां के हुक्मरान ने हमारे साथ एक एक्सेशन कर ली और हमारी फौजें वहां पहुंच गई, और जो ये थे ट्राइबल्स जो थे उन्होंने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी थी, तो आपको क्या जरूरत थी यूएन में जाने की? और सर यूएन के रेजोल्यूशंस की भी आपने बात की, उन रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने पहले की, इन्होंने अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं किए। मेरी जी सर। मुझे हक हासिल है अब बात जी करने का। प्लीज। ये जो आपने जितनी भी नुकात बयान फरमाए हैं, ये इंडिया का नैरेटिव है, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये आलमी बिरादरी का भी नैरेटिव नहीं है। आलमी बिरादरी का नैरेटिव ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है, वहाँ के अवाम को अपने फ्यूचर का, अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक हासिल है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के उस जिंदा एजेंडा है जिस पे मौजूद है। हमारा ये केस है, गलतियां इसमें क्या हुई क्या नहीं हुई ये अलग बात है। सर एक अमेरिकन एकेडमिक है क्रिस्टीन फेयर, उसका एक क्लिप इंटरनेट पे मौजूद है, वो जरा देख लीजिएगा। एक पाकिस्तानी फुल ब्राइट स्कॉलर उसकी उसमें चला गया था बुक लॉन्च पे, और उस पे उसने वही बात शुरू कर दी कि जी यूएन रेजोल्यूशंस, यूएन, उसने कहा भाई तुमने पढ़े हैं यूएन रेजोल्यूशंस? पाकिस्तान में हर बंदा यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है और उनको पढ़े बगैर करता है। तो सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का केस जो है ना, जूनागढ़ पे गलत था या कश्मीर पे गलत है? पाकिस्तान क्यों केस लेके गया जूनागढ़ का यूएन में? क्या आर्ग्यूमेंट था उस वक्त पाकिस्तान का जूनागढ़ पे? अगर आप कश्मीर का एक जस्ट काज जो है, एक जिंदा मसला है, एक ह्यूमन मसला है, एक डेमोक्रेटिक मसला है, और वो जो हक खुद इरादी का मसला है, ठीक है ना, उस मसले को चंद गलतियों की आड़ में छुपाना चाहेंगे तो मैं आपका ये आर्गुमेंट कबूल नहीं करूंगा। इस तरह ना करें आप, हर चीज को अपनी अपनी जगह रख के तय करें, एक दूसरे के बीच से चीजों को छुपाएं मत। सर मैं नहीं छुपा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान केस लेके गया जूनागढ़ का यूएन में, तो वो उस वक्त पाकिस्तान का मौकफ क्या था जूनागढ़ पे? इसमें क्या गलती है? देखें, आप बहुत तेजी से छलांग लगाते हैं और आप सर बुरा मैं ना बनाएं। छलांग नहीं लगा रहा, मैं तो आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। आप बुरा ना बनाएं, और जी अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो एक और लतीफा बयान करूं। सर उसको रहने दीजिए प्लीज। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे आप? सर लेट्स फोकस ऑन द इशू सर। यस, हम फोकस हो जाएंगे उस लतीफे से। सर हमें टाइम बचाना चाहिए, प्लीज बताइए प्लीज। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि
हमारी जो मौजूदा हुक्मरान है इमरान खान, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसको एक जगह से आप रोकते हैं तो दूसरी जगह छलांग लगा के चला जाता है और अपनी कही हुई बात की तरदीद करता है, जिसको यू टर्न के नाम से मशहूर है ये बात। आपने मुझसे सवाल किया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का केस क्या है, मैंने कश्मीर पर पाकिस्तान का केस बताया, उसका आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब में जूनागढ़ की तरफ चले गए। ये क्या बात हुई? सर बात यह हुई कि जूनागढ़ की एक्सेशन पाकिस्तान ने पहले कबूल की, और जब इंडिया ने उस पर एतराज किया तो पाकिस्तान ने एक लीगल पोजीशन ली, और वो लीगल पोजीशन जो थी वो टोटली अपोजिट है जो कश्मीर पे पाकिस्तान लेता है। देखें, सर यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, ये है बात। देखें, तो देखें। सर आगे चलते हैं। नहीं नहीं, आगे सर नहीं चलते। अब प्लीज आप प्लीज वर्डिक्ट दे के बात को, यानी ये मुझे प्लीज आप ये प्लीज चले तासुर देना चाहते हैं कि चले मैं इसको प्लीज कोई, मेरे पास कोई बात कहने को नहीं है, चले सर ये नहीं प्लीज बात। बात करें देखिए, प्लीज। देखिए बात ये है, मैंने ये केस पढ़ रखा है, हैदराबाद का भी, जूनागढ़ का भी, कश्मीर का भी, और मुझे यहाँ अपने मौक़िफ़ की कमज़ोरियाँ और हमसे जो गलतियाँ हुई मुझे उनका अंदाज़ा है, ठीक है ना? लेकिन कश्मीर का जो इंसानी मसला है, हक़ खुद इरादियत का मसला है, वो उन गलतियों की बुनियाद पर वो नल एंड वाइड आप करार नहीं दे सकते। वो अपने तौर पे जिंदा रहेगा और उस पर हमारा क्लेम कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा सर ये बताइए कि क्या सर ना कहा करें आप, मेहरबानी आपकी। कोई मसला नहीं सर। सर एमबी नकवी एक हमारे बड़े मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट थे। जी, हम उन्होंने एक दफा हेरल्ड में ये आर्टिकल लिखा था कि 65 की जंग हमने करके देख ली, ऑपरेशन जबराल्टर किया और हमने ताकत इस्तेमाल की कश्मीर को हासिल करने के लिए, वो हमें हासिल नहीं हुआ। तो उस वक्त हमें ये एहसास हो जाना चाहिए था कि इसका सिवाय स्टेटस को एक्सेप्ट करने के कोई और हल नहीं है, और हमें मूव ऑन करना चाहिए था। वी शुड हैव मूव्ड ऑन। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो कहते कि भाई इनफ इज इनफ, हमने काफी करके देख लिया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम जो हैं अपनी ही रेटरिक के उसके असीर बन के रह गए। और 72 का जो शिमला मुआहदा है उस पर भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि इंदिरा गांधी ने भुट्टो साहब से कहा था कि भुट्टो साहब इसको खत्म करें, मसले को, जो आपके पास है आप रखें, जो हमारे पास है हम रखें, और हम आगे की तरफ सफर करें। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं इस तरह अगर मान के चला गया यहां से तो लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे, मुझे टाइम दो, मैं पब्लिक ओपिनियन को तैयार करूंगा, उसके और बाद उन्होंने फिर देखते कोशिश हैं। भी की थी, उन्होंने कोशिश भी की थी। तो सर अब देखिए अब क्या हाल क्या है इस वक्त, रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या हमें हर चीज को दांव पे लगा देना चाहिए कश्मीर के लिए, या हमें नॉर्मलाइजेशन की कोशिश करनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड की कोशिश करनी चाहिए? और इस हवाले चौधरी से साहब, मियां नवाज शरीफ का सर क्या मौकफ था? नहीं, मियां साहब के खिलाफ भी तो ये एक फर्द जुर्म है ना कि वो मैं इंडिया के साथ मैं बहुत अच्छे ताल्लुकात मैं चाहते थे। मियां नवाज शरीफ साहब का तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जब आपने ऑपरेशन जबराल्टर और एक और भी उस उन्हीं दिनों एक और भी जब ऑपरेशन था, वो भी जो कवर अप ऑपरेशन था उसका, वो 65 की जंग और फिर कारगिल और ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे मशवरा ये दूंगा कि इसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाएं। ये सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के प्रोग्राम नहीं थे, आप जानते हैं। और ये जिन लोगों ने ऑपरेशन किए उन लोगों ने किताबों में लिख दिया है कि ये कश्मीर की आज़ादी के किस्से नहीं थे। अब मेरी समझ में, या तो उस वक्त तक वो किताबें छपी नहीं थी जब एम बी नकवी साहब ने लिखा, या एम बी नकवी बहुत सादा आदमी थे, वैसे हमारे बुजुर्ग हैं और हमें उनका हम बहुत एहतराम है, बड़े विजनरी जर्नलिस्ट थे, लेकिन ये इतने सादा मामला कहाँ हैं? आप नहीं जानते कि ऑपरेशन जबराल्टर कश्मीर के लिए नहीं हुआ था, उसकी वजह कोई और थी? आप नहीं जानते कि कारगिल इसलिए नहीं हुआ था कि कश्मीर को लेना है, उसकी वजह कुछ और थी? तो इस तरह से चीज़ों को हमें खलत मलत नहीं करनी चाहिए। सर और जिन्होंने ये बात अब लोगों ने लिख दी है कि जो ऑपरेशन जबराल्टर था वो अयूब से निजात हासिल करने के लिए, यानी अयूब को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए ये एक साजिश थी, जिसको आपने हर चीज़ को तबाह कर दिया उसके नतीजे में। तो सर उस पर तो खैर अब उस आप, पे मैं तो खैर आपसे गुजारिश ये करूंगा कि बात को यहीं तक रहने दें और इसको किसी और उसलूब से इसको डिस्कस करें। सर उस पर तो खैर बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक फर्द जुर्म जो उनके मुखालफिन लगाते हैं वो यही है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते थे, और उन्होंने कहा जी हमारा कल्चर भी सिमिलर है,
हम भी आलू गोश्त खाते हैं, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो उनके खिलाफ फर्द जुर्म बन गई। और ये कहा गया कि जी उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इंडिया के बड़े बड़े ताजरों के साथ, और वो नरेंद्र मोदी की जो थी स्वेरिंग इन उस पर भी गए थे। तो उन चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या फर्द जुर्म लगाई गई थी मियां साहब के खिलाफ, और वो किस हद तक दुरुस्त थे इस बात में? शकील चौधरी साहब, बुनियादी मसला सिविलियन सुप्रीमेसी का है, बाकी बातें बाद में आती हैं। नहीं, मियां साहब का तो ये है मैंने ना कि कह वो, दी बात, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए मैंने क्या कहा है। नहीं मुझे समझ में आता है वो, लेकिन मियां साहब का जो था इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहने का, करने का, आप उसको तो सपोर्ट करते हैं ना? हम जब तक अपना घर संवार नहीं सकते, ये हम उस तरफ नहीं जा सकते। तो सर, आप इस चीज को एडवाइजेबल समझते हैं, मुनासिब समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए, ट्रेड शुरू करनी चाहिए, और फिर कश्मीर पे भी बाद में देखें, ना कि कश्मीर के लिए हम हर चीज को शकील जो है दाव पे लगा शकील दें? शकील नहीं, गलत बात है। कश्मीर के लिए हम अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये जिस नॉर्मलाइजेशन की आप बात करते हैं, जब तक हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं हो सकता, ये हम एक कदम उस तरफ नहीं बढ़ा सकते। तो आपके ख्याल में क्या है फिर वर्केबल सोल्यूशन या रियलिस्टिक सोल्यूशन कश्मीर इशू का? वो फिर वही बात है लतीफे वाली, और जिसपे आपने मुस्कुराना नहीं है, क्योंकि सारी रात किस्सा सुनाया और सुबह पूछा कि वो हीर मर्द थी कि औरत थी। सर खुदा का ब्रीफली खौफ बता करें दीजिए। आप। नहीं, खुदा, ब्रीफली बता दीजिए, फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको, कि आपके ख्याल में क्या ट्रेड नहीं होनी चाहिए इंडिया के साथ, अच्छे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं देखिए होता? मैंने आपसे अर्ज किया कि जब बुनियादी बातें क्या है, इसमें कुछ जिम्मेदारी भारत पे आयद होती है, और भारत बड़ा मुल्क है, खित्ते की ताकत है, तो उस पर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि वो जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करे। पहली बात है ये, बुनियादी बात है ये। और दूसरी बात यह है कि हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है। हम इस तरह की एक्टिविटीज को, हमारे यहाँ मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं, और जिसके आपने अभी कई मिसालें दी हैं मुझे यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते में भारत को अगर ठीक करना, भारत को बेहतरी चाहता है, तो वो कायदाना किरदार अदा करे, वो पहल करे, उसके यहाँ जो कमीनगी है उसका खात्मा हो, नंबर एक। और दूसरा ये कि हमारा हाउस इन ऑर्डर हो। हमारा हाउस जब तक इन ऑर्डर नहीं होगा, हमारे यहाँ आज़ादी से इस तरह के काम नहीं हो सकेंगे। तो सर आप नहीं समझते कि कश्मीर के ऊपर हमारे मीडिया में भी कोई डिबेट होनी चाहिए, कि लोगों को कुछ अवेयरनेस हो, उसकी कुछ पता चले कि इशू कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस थी? वरना तो आम जो आदमी है उसके नजदीक तो ये बहुत इमोटिव और इमोशनल इशू है, और उसको भी ये नॉलेज नहीं है, लेकिन नारों की हद तक सिर्फ उसको बताया जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत सारी मालूमात होनी चाहिए, और ये मालूमात सियासी अमल से लोगों तक पहुंचती हैं। हमारे यहाँ सियासी अमल कभी आइडियल नहीं रहा, और सियासी जमातें जो आवाम को एजुकेट करती हैं, हमारे यहाँ सियासी जमातों का, क्लासिकल सियासी जमात का कोई वजूद नहीं है। और वो वजूद क्यों नहीं है, उसका ताल्लुक भी हाउस के ऑर्डर और इन ऑर्डर और आउट ऑफ ऑर्डर होने से है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी बात, मुल्क के फैसला साजों को, राय आमा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, तारीख के तालिब इल्मों को, आपको और मुझको, सहाफ़ियों को ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, और हमें ज़्यादा मालूम होनी चाहिए। और राय आमा, आम लोग अमूमी तौर पर अपने मुल्क के नैरेटिव के साथ होते हैं, और उन्हें जज्बाती तौर पर मुल्क के नैरेटिव के साथ होना चाहिए, लेकिन हकायक हमारे इल्म में होने चाहिए। और जब हम हकायक की बात करते हैं, तो हकायक जान रखने चाहिए, उन पे हमें यकीन होना चाहिए, लेकिन हमें दुश्मन के नैरेटिव को इख्तियार नहीं करना चाहिए। सर अगर आप अवाम को सच नहीं बताएंगे तो वो उसी तरह इमोशनल तरीके से ये सोचेंगे। किसने कहा है? और ये जी, किसने कहा है कि आवाम को सच ना बताएं? मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना जी, कि उसको आप दुश्मन का नैरेटिव कह दें या दोस्त का नैरेटिव कह दें, जब तक आप सच नहीं बताएंगे तो कोई हुकूमत भी कश्मीर के ऊपर जरा सा कदम उठाने से भी घबराएगी कि जी लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े होंगे, मेरा तख्ता उलट देंगे।
तो जब तक आप उनको चौधरी पूरे साहब, इस चीज का ताल्लुक हाउस इन ऑर्डर के होने से है, इसका उससे ताल्लुक नहीं है जिससे आप बात कह रहे हैं। चले खैर, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे टाइम दिया। तो उम्मीद है कि आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहता हूं। नहीं नहीं, मुझे आप आखिरी जुमले की इजाजत दें, प्लीज मुझे भी शुक्रिया अदा करने की इजाजत दें। प्लीज। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे इख्तलाफी नुक्ता नज़र को बड़े सब्र से सुना और मेरी तंजिया और मज़ाहिया गुफ्तगू से अगरचे ज़्यादा महजूज नहीं हुए, लेकिन उसकी इजाज़त दी। देखिए, बात यह है कि हमें बहुत कुछ ठीक है और बहुत कुछ ठीक नहीं है, हमें उसे समझना चाहिए, करना चाहिए, और बहुत सारी बातें बहुत सारी चीज़ों के साथ मशरूत, और जब तक वो चीज़ें उनके साथ मशरूत रहेंगी, जो आपकी ख्वाहिश है हम उस तरफ नहीं जा सकते। लिहाजा हमें बहुत बुनियादी काम करने की ज़रूरत है। हमें फुरुआत में बाद में पढ़ना चाहिए, पहले बुनियादी काम करना चाहिए। मैं जी बिल्कुल, बुनियादी बात जो है, बुनियादी काम पहले करना चाहिए। बहरहाल मेरी तो ये ख्वाहिश है और मेरी ये दिली दुआ है कि दोनों मुल्क जो हैं ये अमन से रहें, और दोनों मुल्कों के गरीब आवाम की फलाह बहबूद इसी में है कि ये दोनों मुल्क अपने ज़राए जो हैं, अपने रिसोर्सेज, वो जंगी हथियारों के बजाय लोगों की फलाह बहबूद पर बिल्कुल खर्च करें। बिल्कुल, और इस चीज की चाबी भारत के हाथ में है कि वो हमेशा पहल करता है एटम बम बनाने में, हमला करने में, लोगों को मारने में, लोगों के मुल्क पर कब्जा करने में। भारत अपनी इस्लाह करे। सर ये बड़ी डिबेटेबल बात आपने कर दी। किसी इंडियन से आप बात करेंगे तो वो टोटली डिसएग्री करेगा आपसे। इंडिया को डिसएग्री करना चाहिए। फिलहाल जी आप और मैं इत्तेफाक कर लेंगे, बेहतर है। नहीं, मतलब हमें फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए ना, जो बात हम कर रहे हैं एटम कि बम पाकिस्तान ने फैक्चुअली। पहले बनाया है। जी पाकिस्तान ने एटम बम पहले बनाया था। सर, एटम बम तो चाइना ने पहले बनाया, उससे बाद नहीं, रूस ने बनाया, उससे पहले चीन से अमेरिका ने कोई बनाया। लेना वो देना तो नहीं है हमारा। एंडलेस सर, चीन वो से तो एक हमारा कोई एंडलेस लेना चीज देना है। नहीं। चीन सर से इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस बहस का। सर पाकिस्तान आपको और पता इंडिया की है, बात हो रही है। सर जो आपने कहा ना कि इंडिया ने कब्जे किए, तो सर आपको पता है एयर मार्शल असगर खान जो इतने रिस्पेक्टेड वो थे, एयर चीफ थे हमारे, उन्होंने क्या कहा था कि जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनका आगाज पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो ये भी हमें नजर में रखना चाहिए। और एटम बम भी दुश्मन का पाकिस्तान नैरेटिव। ने पहले बनाया। जी, ईस्ट पाकिस्तान पर कब्जा भी पहले उसने किया। किस पे कब्जा किया? ईस्ट पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। कश्मीर पर भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और एटम बम तो बनाया ही पाकिस्तान ने पहले था। सर ईस्ट पाकिस्तान पे तो इंडिया ने कब्जा नहीं किया, वो तो खाली कर दिया था, और वो लोग खुश हैं वहां पे कि हम एक आजाद मुल्क हैं। और सर ये जो है ना, असगर खान की बात को आप वजन नहीं दे रहे। इतने बड़े मुहिब्बे वतन वो लीडर थे, उन्होंने कहा कि जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। क्या वो भी इंडियन एजेंट थे, या वो इंडियन एजेंडे को प्रमोट कर रहे थे, मैं तो इस इंडियन मौजू पे बात ही नैरेटिव नहीं को कर रहा। प्रमोट कर रहे थे? सर वो, मैंने तो इस मौजू पे बात ही नहीं की। मैं तो सर मैं यही इस कह पे रहा हूं ना क्वेश्चन सर। मैं तो इसे क्वेश्चन भी नहीं कर रहा आपकी बात को, जो उन्होंने कहा। और ये सिर्फ एयर मार्शल ने तो नहीं कहा, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा। चले सर। और वो तारीख का हिस्सा है, उसको तो मैं सर क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। मैंने तो एक छोटी सी बात पूछी थी, पाकिस्तान ने एटम बम पहले बनाया या इंडिया ने पहले बनाया? बस इस सवाल का जवाब एटम दीजिए। बम से, सर एटम बम बनाने से पहले भी बहुत कुछ हो चुका था। हिस्ट्री डिड नॉट स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चर ऑफ बस न्यूक्लियर ना करें, वेपन्स। बस ना करें, आप वकील ना बने। सर मैं किसी का वकील नहीं बन रहा। फिर इस तरह तो सर एयर मार्शल असगर खान मेरे से बड़े वकील थे इंडिया के। उन्होंने आप जो इतनी बड़ी बात कर दी सर कि ना जाए हमने आप सारी उधर। जंगों का आगाज किया। मैंने तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि एटम बम तय कर देगा। ये एक ऐसा नुक्ता है जिससे तय हो जाएगा कि एग्रेशन किधर है। सर इसका मतलब है कि चाइना ने इंडिया से पहले बनाया पाकिस्तान था, के वो चाइना नहीं अग्रेसर नहीं था। नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही। सर हम उसकी आइसोलेशन में तो चीजें नहीं नहीं, डिस्कस उसकी कर बात सकते ना नहीं हो सर। रही। चाइना की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान और इंडिया के तनाजे में एटम बम पहले किसने बनाया? सर पाकिस्तान। चाइना भी इसी खित्ते का हिस्सा है। सर चाइना चाइना की की नहीं जंग, बात, चाइना सर का जंग हो चुकी थी सर इंडिया के इस साथ। पाकिस्तान और इंडिया के झगड़े में कोई ताल्लुक नहीं है चाइना का। आप आए चले सर, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें। आई रिस्पेक्ट योर व्यू। तो इसी के थैंक यू भाई, साथ मैं आपसे बहुत और शुक्रिया, अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।